आजकल 32-32 साल की लेडीज को प्रीमेच्योर ओवरियन इनसफिशिएंसी फेलियर हो रहा है। अगर एक बार मिसकैरेज हो गया है सर, तो क्या नेक्स्ट प्रेगनेंसी में चांसेस कम हो जाते हैं प्रेगनेंसी के और मिसकैरेज के ज्यादा? जिनके साथ ये हुआ है उनके मन में एक क्वेश्चन, तो इतना घबरा जाती है, स्पेशली 2 मिसकैरेज हो गए, एक प्रेग्नेंट उसके 2 हो गए, उसको तो इतना डर बैठ गया कि मैं अगर मिसकैरेज होने वाला है तो क्या कोई साइन आते हैं? हमारे पास तरीके हैं प्रिवेंट करने के? ऐसी कंडीशन में जैसे स्पेशली किसी के 2 या 3 मिसकैरेज हो गए हैं, तो तब हम उनका हस्बैंड वाइफ का दोनों के सारे टेस्ट कराते हैं। One is the gestation diabetes and the another one is pregnancy high blood pressure. ये आजकल हर एक दूसरी औरत में हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसकी वजह से क्या बेबी फॉर्मेशन में दिक्कत आ सकती है? प्रेगनेंसी में यूजुअली सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है, उसके ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो गए क्योंकि प्रेगनेंसी में उसकी बॉडी पे स्ट्रेस बढ़ रहा है, क्योंकि डायबिटीज में बच्चे की सडन डेथ होने का भी खतरा होता है। नॉर्मल डिलीवरी एंड सी सेक्शन, पहले के जमाने में व्हाट वी यूज्ड टू सी दैट एवरी वुमन इज गोइंग थ्रू द नॉर्मल डिलीवरी, बट नाउडेज नो वन इज टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल डिलीवरी। तो बट ऑफकोर्स ये नहीं कि वो हम जान के डॉक्टर सिजेरियन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया में लगभग 2.3 करोड़ बेबीज जन्म लेते हैं, लेकिन इसी जर्नी में लाखों वुमेन मिसकैरेज, गेस्टेशनल डायबिटीज और हाई रिस्क प्रेगनेंसी जैसे चैलेंजेस का सामना करती हैं। और आज जो गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है विमेन द्वारा, वो है व्हाई डू मिसकैरेजेस हैपन, हाउ डू आई नो इफ माई प्रेगनेंसी इज हेल्दी, नॉर्मल डिलीवरी बेटर है या सी सेक्शन। तो सवाल आखिर ये है, हेल्दी प्रेगनेंसी का फॉर्मूला क्या है, मदर और बेबी दोनों को सेफेस्ट जर्नी कैसे दी जा सकती है। आज इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे डॉक्टर जी.बी. शर्मा, हु इज द प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी एट यशोदा मेडिसिटी। अगर आपको ऐसे एक्सपर्ट लेड कॉन्वर्सेशन अच्छे लगते हैं जो किसी की जिंदगी में एक इंसाइटफुल और समझदारी भरा मैसेज दे सकते हैं, तो इस मैसेज को लाइक करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं हम अपने हेल्दी टॉक शो विच इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव बाय मेडगिट टुडे एंड जानते हैं कि हेल्दी प्रेगनेंसी का फॉर्मूला क्या है। Thank you, Dr. Sharma, for coming to Medgate today, Healthy Talk Show, which is one of the initiative of Medgate today, where we are spreading the awareness from the person who has the best insights about that fraternity. Thank you very much, Ritika. It's a pleasure for me also to come to Medgate and to do something for our women. Thank you so much, sir. Sir, आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं एंड ऑब्स्टेटिक्स भी। बेसिकली बहुत लोगों को पता नहीं होता दैट व्हेन टू प्लान प्रेगनेंसी, how to start the pregnancy. It is not just about getting the 2 lines in the pregnancy test kit, but it is very important to do the pre-pregnancy checkup to start knowing the right phase of getting pregnant. तो इसके ऊपर what is your opinion and what you want to decode the real or reality of this pre-pregnancy checkup? थैंक यू वेरी मच रितिका, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं चाहता हूँ ये सब हम सारा पूरा इंडिया, सारी विमेन इस चीज़ को फॉलो करें। मतलब प्रेगनेंसी एक्सीडेंटली या सडनली नहीं होनी चाहिए। उससे पहले कपल जब भी उनकी शादी होती है, जब भी वो प्लान कर रहे हैं, तो वो अपनी किस डॉक्टर को, मे बी जनरल फिजिशियन को, प्रेफरेबली ऑब्स्टेटिशियन गायनेकोलॉजिस्ट को अपने एरिया के जिसको है पे जाएं। तो डॉक्टर उनको उस टाइम असेस करेंगे कि वो ऑप्टिमल हेल्थ में हैं। मोस्टली हम ऑप्टिमल हेल्थ में होते हैं, दैट मीन्स हम सब ठीक है, हमें कोई बीमारी नहीं है, कोई हार्ट डिजीज नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं है, कोई हाइपरटेंशन नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है। और यदि है भी तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कई हार्ट डिजीज हैं जिसमें प्रेगनेंसी नहीं कर सकते, जैसे कोई ऐसे हार्ट की कंडीशन है जिसमें पहले ऑपरेशन होना चाहिए, तो उस केस में हम पहले उसको कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर कर देते हैं, कार्डियोथोरेसिक सर्जन को, और उसका ऑपरेशन करके जब उसका हेल्थ ठीक हो जाता है तो प्रेगनेंसी प्लान करेंगे। और यदि उसका हेल्थ ठीक भी है, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरली दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, ऐसे ही कोई फैमिली में उनके कोई कंजेंटल जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, तो उसकी भी इंपॉर्टेंस होती है। तो यदि सब कुछ ठीक है तब भी हम उनको फॉलिक एसिड की टैबलेट पे डाल देते हैं, मल्टीविटामिन की टैबलेट पे। ऐसे देखा गया है कि 0.4 to 0.5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड यानी मल्टीविटामिन हम दें और कम से कम 1-1.5 महीना उस पर रहे और फिर वो प्रेगनेंसी प्लान करे, तो ऐसा बच्चा स्वस्थ होता है, उसमें मालफॉर्मेशन का रेट कम होता है। अंडरस्टूड सर, एक क्या आइडियल एज होता है, बिकॉज एवरीवन प्लान्स देयर प्रेगनेंसी अकॉर्डिंग टू देयर लाइफस्टाइल और यू कैन से देयर प्लानिंग, बट एक आइडियल
बेस्ट एज फॉर द विमेन क्या होता है टू कंसीव, एंड कितने महीने पहले द कपल शुड स्टार्ट डूइंग दैट? हाँ, वे अगेन बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, वेरी प्रैक्टिकल। आइडियल एज पहले तो हम आज से 5-6 साल पहले ही बोलते थे कि 25 to 30 इयर्स इज द बेस्ट टाइम। ओके, मतलब प्रेफरेबली 25 to 30 इयर्स के बीच में यदि हम प्रेगनेंसी प्लान करें और हमारी फैमिली भी कंप्लीट हो जाए 30 से पहले पहले, ये तो बेस्ट है। बट वो आज की डेट में प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि लड़कियां बराबर के हकदार हैं, वो सब अपना करियर बना रही हैं। तो भी मैं चाहूँगा कि 28-30 के आसपास यदि मैरिज हो जाए और फर्स्ट बेबी प्लान कर लें। बट हर हालत में 31-32 तक तो कर ही लेना चाहिए, और लास्ट है 35 तक। अंडरस्टूड। उसके बाद फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है, मतलब और प्रॉब्लम आने का रिस्क होता है। जैसे कई बार उसको फाइब्रॉइड हो गया, ओरियन सिस्ट हो गया, कई बार शुगर की बीमारी लगने का खतरा है, कई बार ब्लड प्रेशर आ जाता है, कोई और बीमारियां आ जाती हैं। और धीरे धीरे ऐसे देखा गया है कि ओवरी का फंक्शन है, जो एग है वो भी कम हो जाते हैं। हम Yes. उसको एंटीमुलेरियन हार्मोन टेस्ट करते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कहीं आजकल 32-32 साल की लेडीज को प्रीमेच्योर ओवरियन इनसफिशिएंसी फेलियर हो रहा है। तो वो आई डोंट नो उसका क्या कारण है ना, मे बी पॉल्यूशन और सब चीजें भी हो सकती हैं। बट एटलीस्ट हम लाइफस्टाइल भी, बट एटलीस्ट ये तो हम कर ही सकते हैं कि थोड़ा सा हम उसको टाइम पे मैरिज प्लान कर लें। बिल्कुल। मतलब मैं ये नहीं कह रहा अपना करियर ना बनाओ, बिल्कुल बनाएं करियर। हमारी शादी हुई थी, मेरी वाइफ ने एमडी मैरिज के बाद करी। हमारी डॉटर जो है मैरिज मतलब एमडी के दौरान हो गई, तो एमडी भी हो गई, उसकी बच्चा भी हो गया टाइम पे। लेकिन यदि 35 भी मेरे पास पेशेंट आई, वो ऑलरेडी 42 ईयर ओल्ड है, IIM से उसने वो किया हुआ है, बहुत अच्छी जॉब पे वो है, लेकिन अब अभी तक उसकी शादी नहीं हुई और उसको फाइब्रॉइड हो गया, एडेनोमायोसिस हो गया है, और अब एक भी नहीं बचा कोई। तो मतलब इतनी सक्सेसफुल है, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल है वैसे, लेकिन मतलब यहाँ पे The personal life is तो on the दोनों चीजें disaster. मतलब हम यदि हम बहुत ही हम करियर के पीछे ही लगे रहें, मतलब वो है, तो फिर ये कहीं हम पीछे न रह जाएं। करियर हम बाद में भी बना सकते हैं, 35 के बाद भी बना सकते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी का पेंडुलम है, हमारी बॉडी का जो बॉडी क्लॉक है, वो तो घूम रहा है। तो 35 के बाद आप सुनते हैं कभी बार कोई 36 है। मैंने भी लास्ट ईयर एक डॉक्टर को 42 पे बेबी किया, उसके मतलब लकीली ठीक ठाक हो गया, बट वो एक्सेप्शन है, दे आर नॉट दे आर नॉट लाइक नॉर्म्स। तो नॉर्म तो मैं यही बोलूंगा कि 35 साल से पहले तो जरूर फैमिली कंप्लीट करने की कोशिश करें। एंड सर, कपल को अगर वो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो मतलब क्या एक ड्यूरेशन में क्यों अब उनको स्टार्ट कर देना चाहिए? लाइक व्हाट इज द हाँ, सपोज जैसे किसी की शादी 25 इयर्स पे हो जाती है, तो मैं मानता हूँ शुरू में वो अपना एंजॉय करना चाहते हैं, घूमना जाना चाहते हैं, तो ठीक है, 6 months to 1 year वो OCP वगैरह ले सकते हैं, कोई मेथड यूज कर सकते हैं। बट आई थिंक विदिन ईयर और सो अपना उसके बाद वो प्लान कर लें। अंडरस्टूड। एंड सर, जैसा कि आपने बोला कि आजकल इनफर्टिलिटी फर्टिलिटी का बहुत ये हो गया है, तो अगर कोई कपल बहुत दिनों से ट्राई कर रहा है बट नेचुरली वो हो नहीं पा रहा है, तो कब उनको ये थॉट आ जाना चाहिए कि नाउ वी शुड गो एंड ट्राई फॉर द अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। ये हम डेफिनेशन में भी लेते हैं। इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन ये है कि यदि एक अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो रहा है एक कपल में, मतलब मैरिड कपल है, 1 year से वो साथ हैं और वो कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहे हैं और साथ रह रहे हैं, कई बार होता है ना भी हस्बैंड की पोस्टिंग बॉम्बे में है, वो यहाँ है, वो है, तो यदि वो रह रहे हैं और फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं होती, तो हम उसको इनफर्टिलिटी बोल देते हैं। लेकिन यही चीज यदि एज ज्यादा है, जैसे 32 या 35 के आसपास है, तो हम 6 months के अंदर ही बोल देते हैं। तो उनको तो फिर विदिन 6 months ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसकी एज हो रही है। हाँ, अंडरस्टूड। तो साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली भी अगर बात करें, जो बहुत मुश्किल हो गया है नाउ डेज, एक सही रोड मैप फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट और कंसीव अ बेबी इज कि जितनी जल्दी आप शादी करें और थोड़े दौरान के बाद यू स्टार्ट प्लानिंग फॉर अ फैमिली, ऑलवेज बैलेंस योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। सर, 2 टर्म्स काफी यूज हो रहे हैं आजकल, दैट इज, हम तो बस यही जानते थे कि देयर इज वन प्रेगनेंसी, दैट्स इट, बट देयर आर 2 terms which are very much in the hype, that one is the normal pregnancy and another one is the high risk pregnancy. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, and why do some of the women get in the condition of high risk pregnancy? ओके, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। आई मीन वैसे तो हम इसका डायग्नोसिस रिट्रोस्पेक्टिव होता है, मतलब आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते ये प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चलेगी। तो हम बोलते हैं जब उसके बेबी हो गया है और माँ बच्चा दोनों ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये एक लो रिस्क प्रेगनेंसी थी। तो पर कई चीजें जो हमें पहले पता चल जाते हैं, तो कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो हम शुरू से डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे लेडी को कोई भी कंडीशन है, मेडिकल डिसऑर्डर है, मैंने किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, या और कोई SLE है, और कई बीमारियां हैं, कोई भी ऐसी कंडीशन है, या गायनी में फाइब्रॉइड है, साथ में मेरी पेशेंट है उसको फाइब्रॉइड है विद प्रेगनेंसी, तो वो तो हमसे खून की कमी है ना, ऐसे ही लीवर कट कंडीशन है, कोई जॉन्डिस है, कुछ है, तो वो तो पहले से पता चल जाती है।
पर हैविंग सेड दैट कि इवन नॉर्मल प्रेगनेंसी सब कुछ ठीक है, उसको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो भी उसकी प्रेगनेंसी में हमें पता चला कि उसको प्लेसेंटा प्रीविया है ना? प्रेगनेंसी में पता चला कि कोई प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन होगा, प्री एक्लेम्प्सिया होगा, जो पहले नहीं पता था। तो एक जो लो रिस्क प्रेगनेंसी जो पहले हमें लो रिस्क लग रही थी, वो भी बाद में हाई रिस्क बन सकती है। इसीलिए मैं कहूँगा कि कोई भी चाहे कितनी नॉर्मल से नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, उसको हमें घर पे मतलब घर पे नहीं करना चाहिए। और जैसे पहले टाइम में ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट है, नहीं, हर प्रेगनेंसी को हमें डॉक्टर से, आजकल सरकारी अस्पताल में फ्री सुविधा उपलब्ध है, या प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिस पे भी आप अफोर्ड कर सकते हो, जिस पे भी आपको फेथ है या है, बट कोई भी प्रेगनेंसी अपने आप से घर पे नहीं, मतलब उसको हमें हॉस्पिटल में डॉक्टर की हेल्प से उसको ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड भी फॉलो करना चाहिए, और डिलीवरी भी हॉस्पिटल में होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी प्रेगनेंसी जो बिल्कुल हमें नॉर्मल लगती है, कभी कभी होता, रेयर है वो चीज़, तो पर वो एबनॉर्मल या हाई रिस्क बन सकती है। यस, अंडरस्टूड। सर, अभी आप बार बार बोल रहे थे कि 35 के बाद कंडीशन थोड़ा सीरियस हो जाता है, तो क्या 35 के बाद हरदम ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं? नहीं, हरदम तो नहीं, मतलब जैसे भी शुरू में 10% से कम हाई रिस्क प्रेगनेंसी होते हैं, बट 35 के बाद मोर देन 50% हाई रिस्क बन जाता है। ओके, एंड ओबेसिटी और ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस जिसमें थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, ये सब एक एक्सेलरेटर की तरह काम करते हैं? एब्सोल्युटली, बहुत किया आपने, बिल्कुल सही पहचाना। मतलब जिस कोई भी कंडीशन है, जैसे एक हेल्दी पर्सन है कि उसको कोई मेडिकल डिजीज नहीं है, उसका हेल्थ ठीक है, उसको कोई ओबेसिटी नहीं है, कोई डायबिटीज या हाइपरटेंशन नहीं है, उसमें कंडीशन बेटर होगी। बट जैसे जैसे एज एडवांस होती है, वैसे भी मतलब हमारा एज ए जनरल प्रिंसिपल आफ्टर 30 ईयर्स 1/2 to 1 kg वेट पर ईयर बढ़ता है। हम सब मैन का भी बढ़ता है, वुमन का भी है। तो जैसे तो नेचुरली 30 ईयर्स वर्सेस 35 ईयर्स, तो उसको 35 पे मेडिकल कंडीशन होने के ज़्यादा चांस हैं। हो सकता है उसको ब्लड प्रेशर आ जाए, तब तो हो सकता है शुगर आ जाए, फैमिली हिस्ट्री है, थोड़ा सा वेट भी उसका गेन होगा। कई बार यूट्रस में भी फाइब्रॉइड आ जाते हैं, ओवरी में सिस्ट आ जाते हैं। आजकल पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी बहुत कॉमन हो रहा है। तो ये सारी कंडीशंस के कारण से उसके मतलब उसको प्रेगनेंसी होने में डिफिकल्टी होगी, और वो थोड़ी हाई रिस्क ज़्यादा बन जाएगी। ये नहीं कि 100% बनेगी, बट ज़्यादा चांसेस। और सर, IVF प्रेगनेंसी जो कंसीव करता है, क्या वो हाई रिस्क होता है कि वो नॉर्मल? IVF प्रेगनेंसी तो हाई रिस्क होती ही होती है, क्योंकि और उसमें ऐसा देखा गया कि IVF प्रेगनेंसीज का जो आउटकम है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी से थोड़ा सा कम होता है। उनमें थोड़ा मिसकैरेज रेट, अबॉर्शन रेट ज़्यादा होता है, प्री टर्म डिलीवरी रेट ज़्यादा होता है, मालफॉर्मेशन तो खैर ठीक होते हैं, और ट्विन प्रेगनेंसी का रेट ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा वो हाई रिस्क होती ही होती है। इनफैक्ट कुछ साल पहले तो रूटीनली सारे IVF प्रेगनेंसी में सीजरियन रूटीनली करते थे, बट आजकल ऐसे नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, ऐसे नहीं, बट वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उनको तो जरूर हॉस्पिटल में रेगुलर फॉलोअप पे रहना चाहिए। अंडरस्टूड। आपने अभी मिसकैरेज की बात करी सर, तो बेसिकली मिसकैरेज होता क्या है, एंड व्हाई डज ऑल द वुमेन से कि क्या गलती मेरी थी? वो हरदम एक डाउट अपने ना सबकॉन्शियस माइंड में लेके आ जाते हैं। बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, और इसके लिए इसका नाम मिसकैरेज हुआ है। पहले इसका नाम एबॉर्शन होता था, अभी भी एबॉर्शन है मेडिकल टर्म, तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन जो अपने आप हो गया है। बट कहीं ना कहीं एक होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट करा लेते हैं, उसको MTP बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो अलाउड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MTP एक्ट के थ्रू। बट वो उसको या इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी बोलते थे। तो कहीं ना कहीं उसको ऐसे लगता है, अब जिसके अपने आप ही एबॉर्शन हो गया तो उसने तो नहीं कराया, तो उसको कहीं ना कहीं ये गिल्ट कॉन्शियस होती थी कि एबॉर्शन ऐसे लगता था जैसे उसने करवाया है, पर ऐसे नहीं है। इसलिए इसका आजकल टर्म हम मिसकैरेज वर्ड यूज करते हैं, कि किस्म से उसके साथ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ गॉड की तरफ से ना, सब एक्सटेंड, तो इसका उसमें उसका बिल्कुल कोई कसूर नहीं है। इनफैक्ट ये अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं इंग्लैंड में भी काम किया, वहाँ आती थी, तो एक ब्रिटिश वुमन थी आई कि सर हम वी वेंट टू फ्रांस फॉर ए हॉलीडे, हमने हमारा सेक्स ज़्यादा हुआ, उसके कारण से मेरा एबॉर्शन हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे उसका रिलेशन नहीं था, बट उसको कहीं ना कहीं गिल्ट कॉन्शियस, वो कहती मैं बहुत हैवी वर्क करती रही, मैं नाइट ड्यूटी करती रही, इसलिए मेरा मिसकैरेज हो गया। नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता। कुछ एक प्रेगनेंसी हाई रिस्क होती है, जैसे सर्विक्स बहुत छोटा है या किसी को ब्लीडिंग हो रही है, तो उनको हम बेड रेस्ट बोल देते हैं, तो उसमें जरूर रेस्ट का बेनिफिट है। अदरवाइज आप एक प्रेगनेंसी में नॉर्मल हम काम कर सकते हैं। और जो ज़्यादातर जो मिसकैरेज स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, मतलब पहले जो फर्स्ट सेकंड मंथ में, उसमें कुछ ना कुछ क्रोमोसोमल एनोमलीज होते हैं, फॉल्ट होता है बच्चे में, तो यूजुअली उसने एबॉर्शन ने होना ही होना है, उसको हम रोक भी नहीं पाते। और वो क्योंकि बच्चे में कुछ डिफेक्ट है, तो गॉड की तरफ से एक उसको मिसकैरेज हो रहा है, तो उसमें लेडी को अपने आप को बिल्कुल
दोषी नहीं मानना चाहिए। कई बार वो उदास हो जाती हैं, उसको लगता है मेरे से गलती हुई थी, मैंने बहुत हैवी वर्क किया, मैंने वेट उठा लिया, है ना, हम हॉलिडे पे चले गए, हमने रनिंग कर ली ऐसे, तो यूजुअली उसका उससे रिलेशन नहीं होता। कुछ एक कंडीशन है जहाँ पे हम बेड रेस्ट बोलते हैं, जैसे उसको ब्लीडिंग हो रही है, बाद में प्लेसेंटा प्रीविया हो रहा है, उनमें जरूर हम रेस्ट बोलते हैं, सर्विस की लेंथ छोटी है। अदरवाइज 90-95% प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट की इतनी जरूरत नहीं होती। ओके, सो मेनली ऐसा एज सच कोई कॉज नहीं होता है, बायोलॉजिकल कॉजेज होता है, और आई थिंक इसी की वजह से डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कपल को नॉट टू डिस्क्लोज द प्रेगनेंसी इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फॉर दिस रीजन कि ताकि एक बार उसका मतलब बच्चा हमें, अब कई बार प्रेगनेंसी, अब मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, प्रेगनेंसी हो रही है, दिन ऊपर चढ़ गए हैं, थोड़ी सी लाइन भी आ गई जैसे आपने बोला था शुरू में, लेकिन अल्ट्रासाउंड किया तो हार्ट बीट ही नहीं आई। अभी कल ही मैंने किया, उसको ट्विन प्रेगनेंसी थी, कल उसका हमें सक्शन करना पड़ा, तो एक फीटस तो ग्रो ही नहीं किया शुरू से, बस छोटा सा वो लोब्यूल था अंदर, और दूसरे की भी हार्ट बीट नहीं थी। तो उस बहुत अपसेट थे पहले तो, एक दिन तो 24 आवर्स उनको समझने में लगा, वो दोबारा से स्कैन भी किया, उनको लगा ऐसे, तो फिर वो मान गए। फिर हमने उसका सक्शन किया, अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी, क्योंकि उसमें खतरा था कि कहीं एक बच्चा रहना जाए ना, वो उसका पार्ट अंदर, तो उसमें उनका ऐसे कोई कसूर नहीं, कई बार वो हो जाता है क्योंकि बच्चे में कोई डिफेक्ट है, बट उसका ये घबराने, उसके बाद वो ये घबराते कि दोबारा तो ना हो जाए। यही मेरा क्वेश्चन था कि अगर एक बार मिसकैरेज हो गया है सर, तो क्या नेक्स्ट प्रेगनेंसी में चांसेस कम हो जाते हैं प्रेगनेंसी के और मिसकैरेज के ज्यादा? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन ये बहुत अक्सर सारी वुमन जिनके साथ ये हुआ है उनके मन में एक क्वेश्चन आता है, तो इतना घबरा जाती है, स्पेशली 2 मिसकैरेज हो गए, एक मेरी पेशेंट उसके 2 हो गए, उसको तो इतना डर बैठ गया कि मैं प्रेगनेंसी ही नहीं करूंगी। तो इतना, एक मेरी पेशेंट थी, उसका एक मिसकैरेज 16 हफ्ते पे हुआ, एक 24 वीक्स पे हुआ, और इस बार वो मेरे पास आई, मतलब वो क्रिश्चियन वुमन थी, तो उनको वैसे भी था, तो कह रही भी मैं आई कैन नॉट गो थ्रू दैट अगेन, क्योंकि इतना मैंने ट्रॉमा सहन किया। 6 मंथ में मतलब अर्ली डिलीवरी होकर बेबी नहीं बचा, और एक 4.5 मंथ पे, तो इतनी घबराई हुई थी। अभी उसको 6 वीक थे, कहते मेरे को मैं नहीं, आई कांट गो थ्रू दैट टेस्ट। मैंने उसको बहुत समझाया कि देखो, यदि ये एबॉर्शन अपने आप होने को हो सकता है अभी भी, वो अपने आप हुआ है, उसमें हमें गिल्ट कॉन्शियस नहीं होगी, दुख होगा, हम दुख से उबर सकते हैं पर गिल्ट कॉन्शियस से नहीं। तो मैंने कहा भी हम करेंगे, भगवान ने चाहा हम भी तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। सब मेडिकली सारा हमने चेक किया, दोनों हस्बैंड वाइफ को सारे टेस्ट करे, लकीली ठीक होगा। और आप मानोगे अभी लास्ट 2 मंथ्स बैक उसका मैंने वो पूरे 9 मंथ्स तक गई है, और उसका सेवन में बेबी बॉय पूरा 4.1 kg का। ओह माय गॉडनेस, लवली बॉय। तो इससे सक्सेस स्टोरी, उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का भी बहुत रोल होता है। इनफैक्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का मैं आपको बताना चाहूंगा, रोल उससे भी ज्यादा है, इसलिए कि हम TLC बोलते हैं, टेंडर लविंग केयर। यदि लेडी को ये फेथ है कि हाँ मेरा डॉक्टर बहुत अच्छा है, मैं अच्छी हूँ, और उसको भगवान पे विश्वास है, तो उससे साइकोलॉजिकली ऐसे देखा गया कि इंटरल्यूकिन साइटोकाइन है जो प्रेगनेंसी कीपिंग है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरल्यूकिन साइटोकाइन, एक एबॉर्टिंग है जो नेगेटिव थॉट से आते हैं, एक प्रेगनेंसी कीपिंग है जो पॉजिटिव थॉट से आते हैं। तो इसलिए बोला जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू शुड ऑलवेज हैव पॉजिटिव, रिमेन हैप्पी, पॉजिटिव थॉट रखो। और इसीलिए जैसे किसी का, जो हम साइंटिस्ट को, हम लोगों को के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बट यदि हमें किसी भगवान में विश्वास है, पूरे किसी गुरु में पूरा विश्वास है, तो उससे हमारा पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है, तो वो भी एक उस वजह से मतलब उसका साइकोलॉजिकल साइंटिफिक बेसिस भी बन जाता है, वो करते हैं। और इनफैक्ट जैसे इसका ये रोल है, एक एक्चुअल केस रिपोर्ट है कि 2 ट्विन थी, मतलब मोनोजाइगोटिक ट्विन, सेम 2 गर्ल्स थी, ट्विन थी, और वो एडल्ट थी अब, और दोनों प्रेग्नेंट थी बाय चांस सेम टाइम में। ओके। तो उसमें से एक सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन का मेजर एक्सीडेंट, एंड शी हैड फ्रैक्चर्स ओके विद प्रेगनेंसी। तो एवरीवन थॉट कि शी विल अबॉर्ट, हां, बट शी कंटिन्यूड द प्रेगनेंसी, एंड व्हेन हर सिस्टर हर्ड इट एट होम कि उसकी सिस्टर का मेजर एक्सीडेंट हुआ है, शी अबॉर्टेड। तो मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल फैक्टर्स समटाइम्स। यस, एग्जैक्टली। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं हो सकते, वो भी हो सकते हैं, बट इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का ज्यादा रोल है, इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग is helpful. Yes. Of course, baby has to be fine normal. यदि बच्चे की हार्ट बीट ही नहीं आई, कुछ है, फिर तो उसका medical things. That is a medical condition. But otherwise ऐसे होता है। और फिर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के तो यूजुअली क्रोमोसोम एनालिसिस होते हैं, जो सेकंड ट्राइमेस्टर के है, मतलब जैसे 4th-5वें महीने में मिसकैरेज हो गया, उनमें यूजुअली कुछ एनाटॉमिकल कॉज होता है कि बस सर्विक्स छोटा होता है या सर्विक्स खुल जाता है, जो बच्चा का मुंह होता है ना, तो उसमें फिर हम यदि वो शॉर्ट सर्विक्स, उसको हम सर्वाइकल इनसफिशिएंसी या इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं, उसके लिए एक स्टिच लगा देते हैं 12-13 हफ्ते पे। हाँ, ये सारे हम सर, अगर मिसकैरेज होने वाला है तो क्या
कोई साइन आते हैं विमेन के बॉडी में? और जैसा अभी आप एक स्टिच की बात कर रहे थे, तो मतलब इन हमारे पास तरीके हैं प्रिवेंट करने के? एब्सोल्युटली, बिल्कुल हाँ। तरीके हैं। उस ऐसे कंडीशन में जैसे स्पेशली किसी के 2 या 3 मिसकैरेज हो गए हाँ हैं, जी। तो तब हम उनका हस्बैंड वाइफ का दोनों के सारे टेस्ट कराते हैं, इंक्लूडिंग उनका कैरियोटाइप भी कराते हैं XY XS के लिए देखने के लिए, कोई वो तो Yes. नहीं है। और उनके पूरा मतलब जैसे लेडीज में PCOS भी एक कॉज है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, थायराइड भी एक कॉज है, डायबिटीज भी एक कॉज है। तो हम मेडिकल एक कंडीशन होती है एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, APS सिंड्रोम बोलते हैं, तो उसमें हम स्पेशल ब्लड टेस्ट कराते हैं, LAC, ACL, बीटा कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज, वो टेस्ट हैं उसके लिए, वो करवाते हैं। और यदि उसका कारण हमें मिल जाता है तो काफ़ी सारे मतलब 70-80% ट्रीटेबल भी हैं, पर जो जिसका कॉज ही नहीं पता चल रहा उसका फिर मुश्किल है। बट हैविंग सेड दैट, आप पूछ रहे थे ना, एक मिसकैरेज के साथ चांसेस ऑफ अनदर मिसकैरेज आर 10%, विद 2 20%, विद 3 30%। बट ऑन द पॉजिटिव साइड आप देखो कि यदि 3 मिसकैरेज है तो भी उसके 70% चांस है कि उसका अगला बच्चा ठीक होगा, तो ये हम उसको बताते हैं। मैं एम्स में काम करता था, वहाँ मैंने एक लेडी के जिसके 18 मिसहैप हुए थे, 18 बार। सर, अगर 18 बार किसी के हुआ हाँ। है तो विल यूट्रस बी एज हेल्दी एज? नहीं, उतना तो नहीं होगा, बट उसको किया, उसमें एप्ला निकला। ये 10 साल पहले की बात है, जब एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम का उतना कॉन्सेप्ट आया था, तो उसका वो निकला। तो फिर मैंने डायग्नोज की कंडीशन, उसको मैंने थ्रोट प्रेगनेंसी, उसको बेड रेस्ट भी दिया, और उसको फिर हमने हेपरिन के इंजेक्शन थ्रोट प्रेगनेंसी चलाए और एस्पिरिन चलाया, उसका ट्रीटमेंट है वो। और फिर अल्टीमेटली मैंने उसका 9वें महीने में सीजरियन किया, बेबी बॉय हेल्दी। ओके, अंडरस्टूड। एक के 8 बार मिसहैप्स हुए थे, मतलब इंक्लूडिंग स्टिल बर्थ है, उसमें भी ये निकला। ये कंडीशन मतलब अभी है भी, एक मेरी पेशेंट है, कैनेडियन पेशेंट है, गुड़गांव में सेटल है, उसके भी ये था। उसका तो 3 बेबी भी हो गया, अभी 3 बार सीजरियन किया है। एप्ला पर थ्रोट प्रेगनेंसी, उसको हमने हेपरिन के इंजेक्शन दिए और एस्पिरिन के इंजेक्शन दिए, पर उसमें कॉज मिल गया। पर यह कि यदि वो कंडीशन हो तो ही वो देना है इंजेक्शन। कई लोग वो इंजेक्शन बिना उस कंडीशन के भी दे रहे हैं। तो उसका एक न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में स्टडी छपी थी कि मतलब ऐसे इंपेरिकली नहीं देना चाहिए। लेकिन जो कंडीशन है, तो ऐसे कंडीशन में कभी भी किसी के मिसकैरेज हो रहे हैं, स्पेशली 2 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ के पूरे टेस्ट करा के देखते हैं। RPL बोलते हैं उसको, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। एक पूरी टर्म है, कंडीशन है, पूरे इसमें बुक्स लिखी हुई हैं, चैप्टर्स लिखे हुए हैं। तो उनके हम सारे टेस्ट कराते हैं जुडिशियसली, और जो कॉज हमें मिल जाता है 70-80% कॉज में, उस कॉज को हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। एक मेरी पेशेंट थी, उसके यूट्रस में फाइब्रॉइड थे, उसके कारण मिसकैरेज हो रहा था, तो उसको हमने लेप्रोस्कोपिकली रिमूव कर दिया। एक का था जैसे सर्विक्स में वो छोटा था, उसको हमने स्टिच लगा दिया। एक था यूट्रस में सेप्टम था, जैसे ना अभी मेरे पास है ये, उसके 2 मिसकैरेज उसके सेप्टम है, तो उसका हम वो सेप्टम को हिस्टोस्कोपिकली हम उसको कट कर देंगे। तो उससे, क्योंकि उससे उस यूट्रस का साइज स्मॉल हो गया है ना, तो उसको एक हाफ ऑफ यूट्रस बचा, तो उसको प्रेगनेंसी को उतना कैरी नहीं कर सकता, तो उससे उसका लाइक एरिया बढ़ जाएगा, उसके चांसेस बेटर हो जाएंगे। अगर एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में मंथ बाय मंथ टेस्ट करवाना हो किसी को, अगर हम टेस्ट की बात करें तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, PT स्कैन, आई डोंट नो कितने सारे होते हैं। तो एक आइडियल टेस्ट कौन से होने चाहिए? उन टेस्ट को कब करवाना चाहिए, कौन से ट्राइमेस्टर में करवाना चाहिए, और कितने फ्रीक्वेंटली करवाना? थैंक यू रितिका फॉर दिस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनफैक्ट मैं हर बहन या बेटियों के लिए चाहूंगा कि ये टेस्ट को जुडिशियसली कराएं। तो जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, जैसे आपने बोला था शुरू में, वो 2 लाइनें आ जाती हैं, तो सबसे पहले बहुत जल्दी कई बार होता है कि अभी 3-4 दिन ऊपर हुए हैं, तो उस टाइम अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड में इतनी जल्दी नहीं दिखता, तो हम कम से कम 2 हफ्ते वेट करते हैं। तो मतलब 6 या 7 वीक से पहले नहीं कराना चाहिए। और जो ट्रांसवेजाइनल स्कैन है, वजाइनल स्कैन है, उससे बच्चा जल्दी दिख जाता है, तो उससे हमें 6 वीक्स पे दिखता है, और ट्रांस एब्डोमिनल पे 7 वीक्स पे। बट जनरली मैं अपने पेशेंट का मतलब, हम उसको प्रेगनेंसी के लिए फॉलिक एसिड की टैबलेट पे डाल देते हैं। एक ही टैबलेट देनी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रेस्ट वगैरह जैसे डाइट वगैरह का ध्यान रखते हैं। और उसको हम फिर 7 मतलब वीक्स या 6 वीक्स पे बाय अल्ट्रा ट्रांसवेजाइनल, नहीं तो एब्डोमिनल स्कैन 7 वीक्स पे करा के उस पे फिर दिख जाएगा कि हाँ यस, यूट्रस में बेबी है, फीटस है, और उसका हार्ट बीट भी आ गया और सब कुछ ठीक है। कई बार क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकता है, मतलब इंस्टेड ऑफ दैट वो सीरियस कंडीशन है, कुछ और तो नहीं। और कई बार अभी जैसे था, ये पेशेंट आई थी ट्विन प्रेगनेंसी मेरे पास, तो उसके हार्ट बीट नहीं थी, तो वो है, उसकी लाइनें ठीक थी, मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट में टेस्ट आ जाएगा पॉजिटिव, लेकिन अल्ट्रासाउंड पे। तो अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक अल्ट्रासाउंड हम जल्दी से जल्दी करते हैं, अबाउट 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी उसके, और साथ में उस टाइम फिर हम यदि प्रेगनेंसी पे हमें ठीक है, इंटरटेन प्रेगनेंसी है, मतलब यूट्रस के अंदर ही है, हार्ट बीट है, हेल्थ बेबी ठीक है, और उससे फिर हम उसका जेस्टेशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड स्कैन डेट से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ओके। कई बार डेट्स का, जैसे लेडीज को भूल जाता है डेट का ना, लास्ट पीरियड तक की डेट क्या थी, और कई बार होता है कि पीरियड के लंबे होते हैं, किसी के 40
40 दिन का साइकिल है, तो उसमें फिर वो एक्सपेक्टेड डेट उसके हिसाब से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो वो उसमें डेट जो है वो एक्यूरेट नहीं होती। तो ऐसे में यदि कोई डिस्क्रिपेंसी, हम अल्ट्रासाउंड को मानते हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का स्कैन है, 6-7 वीक्स का, Yes. बाद में 7-8 मंथ वाले स्कैन एक्यूरेट नहीं होता जेस्टेशन के लिए। तो जो स्टार्टिंग का जो हमारा हाँ, अल्ट्रासाउंड होता है वो हमारा गेस्टेशन पीरियड का एकदम वो करेक्ट इसलिए टाइम बहुत ही पीरियड। करने की जरूरत है ये चीज की, क्योंकि उसके हिसाब से फिर हम बाद में डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग करते हैं, वो भी इसी डेट्स के हिसाब से अच्छा, करते डाउन हैं। सिंड्रोम ये और भी एक बाद में तरीके का स्क्रीनिंग और बाद में यदि हमने उसको डिलीवर करने से हम लैक्टोसिन 38 वीक्स पे करते हैं, तो उसके लिए हमें एक्यूरेटली पता तो होना चाहिए ना 38 वीक्स है, तो वो भी इसी स्कैन से करते हैं, फर्स्ट टाइम। ओके, और सर कौन से स्कैन्स हाँ, होते हैं? तो ये एक तो अल्ट्रासाउंड हमने शुरू में कर लिया, जैसे 7-8 वीक्स पे है ना, देखने के लिए। उसके बाद एक हमारा 12 to 13 वीक्स पे हम करते हैं, उसको एंटी एनबी स्कैन बोलते हैं। एंटी का मतलब न्यूक्ल थिकनेस, एनबी नेजल बोन। तो ये हम देखते हैं कि नेजल बोन बन गई है और न्यूक्ल थिकनेस कोई ज़्यादा तो नहीं है, तो ये डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि उनकी नेक की जो ये स्वेलिंग होता है, तो वो एंटी बढ़ जाता है उनका न्यूक्ल थिकनेस, और नेजल बोन में एब्सेंट हो सकती है। तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, 100% नहीं होता। और साथ ही उस टाइम हम ड्यूअल टेस्ट करते हैं, जो ब्लड टेस्ट होता है, Yes. एफए और वो एचसी लेवल देखते हैं, तो वो ड्यूअल टेस्ट, और इन दोनों से यदि इनको हम बोलते हैं स्क्रीन पॉजिटिव। अच्छा, इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि हम ये टेस्ट करते हैं, ओके डाउन सिंड्रोम के लिए है। एक पेशेंट का पीछे से क्या उसका स्क्रीन पॉजिटिव था, तो वो उसने रोते रोते बेचारी बुरे हाल हो गया उसका, उसको लगा मुझे डाउन सिंड्रोम का बेबी है। हाँ। तो नहीं, वो स्क्रीन पॉजिटिव थी। स्क्रीन पॉजिटिव का मतलब है कि उसको हाई रिस्क है पर डाउन नहीं है। तो दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ डूइंग डेफिनेटिव टेस्ट। उसका फिर हमने एम्नियोसेंटेसिस किया। एम्नियोसेंटेसिस होता है, हम अंदर से पानी टेस्ट लेते हैं, एम्नियोटिक एम्नियोटिक फ्लूइड फ्लूइड लेते हैं, वो यूजुअली 15-16 वीक्स पे लेते हैं, और उसको ग्रो किया, उसमें बेबी नॉर्मल निकला, कोई डाउन सिंड्रोम नहीं था। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो 99% में नॉर्मल बेबी निकलेगा, सिर्फ 1% में डाउन सिंड्रोम निकलेगा। और पेशेंट को तो 1% तो छोड़ दे, नहीं, 1% इज वेरी हाई रिस्क, क्योंकि नॉर्मली स्टेज पे वो 1 in 2000 होता है। Yes. तो ये 1% इज ऑलमोस्ट 100 टाइम्स मोर। अंडरस्टूड। Isn't it? तो वी हैव टू, बट ये डाउन नहीं होता 99। हमने एमनियो में ज़्यादा 200 पेशेंट्स का एमनियो किया था, हमने सिर्फ 2 को डाउन निकला था, 198 का नॉर्मल निकला था। ओके, मतलब आउट ऑफ 200 दो का दिक्कत जिनका हुआ स्क्रीन है। पॉजिटिव था, Yes. उनका ये तो ये बहुत रेयरली पॉजिटिव आता है, बट जिसका पॉजिटिव आएगा डाउन में, फिर उसमें टर्मिनेशन की इंडिकेशन है, गुंजाइश क्योंकि है। वो बच्चों में फिर वो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं। यस, और दूसरी बात सर कि जैसे आईवीएफ में क्या होता है कि आजकल हम पहले ही देख सकते हैं कि जेनेटिकली कोई डिसऑर्डर तो बच्चे में जा नहीं रहा है, तो अगर किसी ने नेचुरली कंसीव किया तो कोई ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम पता कर सके कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है बच्चे में? एक्चुअली वो तो पीजीडी बोलते हैं उसको, है ना, प्रीनेटल डायग्नोसिस करते हैं, तो वो तो आईवीएफ के ही थ्रू पॉसिबल है। तो यूजुअली वो रूटीन प्रेगनेंसी में नहीं रिकमेंडेड, Okay. बट कोई किसी को यदि फैमिली में ऐसे है, जेनेटिक डिसऑर्डर की हिस्ट्री है, या इस पेशेंट के पहले हुआ है, तब हम उनको पीजीडी के लिए भेज देते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, वो जैसे स्पर्म लेते हैं, एग लेते हैं, और उसको एम्ब्रियो बना देते हैं लैब में, जैसे आईवीएफ में हम करते हैं, और उस एम्ब्रियो को फिर आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर करके यूट्रस में डालते हैं। तो इसकी जो ये होता है 6 to 8 सेल स्टेज, उसके एक सेल की हम बायोप्सी ले लेते हैं, उससे उसको डैमेज नहीं होता, और उसमें हम देख लेते हैं। सेक्स टेस्ट नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं, इलीगल है, बट हम उस टेस्ट से हम देख लेंगे कि उसमें कोई जैसे डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, 21 ट्राइसोमी या कोई और एनोमली तो नहीं है। तो उसमें माने हमारे पास 6 एम्ब्रियो बने हैं, हमने सबका टेस्ट करके देखा, तो हर एम्ब्रियो से जो हेल्दी एम्ब्रियो है वो हम डालेंगे। और दूसरा ये कि सर जैसे आपने जितने टेस्ट बताए ये तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए, अगर किसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उसके क्या टेस्ट बढ़ जाते हैं या कोई अवॉइड भी करना होता है? नहीं, उसके टेस्ट बढ़ जाते हैं। अच्छा हाँ, अभी टेस्ट हमने सिर्फ अल्ट्रासाउंड की बात की थी, तो एक अल्ट्रासाउंड में बोला 7 वीक्स पे करना है, फिर 12 to 13 वीक्स पे करना है। उसके बाद एक स्कैन हम 21, आजकल 19 to 21 की जगह 21-22 वीक्स पे करते हैं, जो लेवल 2 स्कैन बोलते हैं, टारगेटेड स्कैन। उसमें हम बच्चे की पूरी बनावट देखते हैं, और वो ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स लगते हैं करने में। एक्सपर्ट करते हैं उसको, लाइक मैं नहीं करता, हमारे एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट, यूजुअली रेडियोलॉजिस्ट विद स्पेशल इंटरेस्ट इन फीटल मेडिसिन, बट कई गायनी ऑब्स्टेट्रिशियन भी करते हैं जिन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग लिया हो उसके लिए। उसमें बच्चे का पूरा वो हेड टू टो देखते हैं, उसके ब्रेन में तो कोई इशू नहीं है, वेंट्रिकल में तो नहीं है, हार्ट के चारों चैम्बर देखेंगे, पूरी बोन्स देखेंगे, पूरी बॉडी देखते हैं कि कहीं कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो वो हम 21-22 वीक्स पे करते हैं, क्योंकि हार्ट के चैम्बर बेटर तब दिखते हैं। और क्योंकि अब एमटीपी एक्ट के थ्रू पहले 20 वीक्स होता था, इसलिए 18 to 19 वीक्स पे करते थे, लेकिन उसमें हार्ट कई बार नहीं ठीक से दिख पाता था। अब एमटीपी एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 24 वीक्स तक अलाउ कर दिया है, तो इसलिए अब 21 वीक्स पे यूजुअली वो करते हैं।
और उसके बाद स्कैन करने की जरूरत नहीं होती यदि सब कुछ ठीक चल रहा है। बट यदि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जैसे डायबिटिक प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन, उनमें फिर हम 28 वीक्स पे स्कैन करेंगे और कई बार 4 वीकली स्कैन करते हैं जैसे डायबिटीज में, ताकि ग्रोथ हम उसकी देख पाएं। यस अदरवाइज रूटीनली मतलब हर हफ्ते या हर महीने स्कैन करने की जरूरत नहीं है। लो रिस्क प्रेगनेंसी में तो बस ये 2 या 3 स्कैन होंगे कि भाई पेशेंट आता ही हमारे पास 11-12 हफ्ते पे, तो तू बस वो 12 वीक्स वाला कर लो और लेवल 2 कर लो। और उसके बाद हम क्लिनिकली देखते रहते हैं। यदि क्लिनिकली हमें ठीक लग रहा है, उट्रस का साइज या फिटलर ठीक है, एनएसटी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि हमें बच्चा थोड़ा छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, या हमें वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो फिर हम 28 वीक्स पे स्कैन कर लेते हैं और एक 34 टू 36 वीक्स पे कर लेते हैं, जिससे हम फिर प्लान भी कर लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी करना है, सिजेरियन करना है, कोई और हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। और ऐसी जैसे उसको ब्लीडिंग है, मैंने एपीएच प्लेसेंटा प्रीवियर रूल आउट करना है, तो हम एक्स्ट्रा स्कैन उस वे से करा सकते हैं यदि कोई इंडिकेशन हो। ओके, ये तो हमारी बातें होगी कि प्रेगनेंसी क्या होती है, किस तरीके से कंसीव होता है और टेस्ट कितने जरूरी होते हैं। हाँ, अच्छा थोड़े से टेस्ट और बचे हैं, जैसे ब्लड टेस्ट होते हैं। शुरू में जब पेशेंट आते हैं हम उसका यूरिन टेस्ट भी करते हैं, है ना। यूरिन टेस्ट माइक्रोस्कोपिक एल्बुमिन शुगर और उसके में कल्चर के लिए कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन भी मिसकैरेज कर सकता है, तो उसको हम ट्रीट कर देते हैं। फिर हम ब्लड टेस्ट में उसका हीमोग्लोबिन देखते हैं, सीबीसी देखते हैं, और एक हम ब्लड ग्रुप देखते हैं हस्बैंड वाइफ का। ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वाइफ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, RH नेगेटिव है, तो उससे बेबी अफेक्ट हो सकता है, बेबी की डेथ तक हो सकती है उसके कारण से ना। तो उसका वो भी ट्रीटेबल है, उसमें फिर हम उसको एंटी डी के इंजेक्शन देते हैं, वो अलग से ही एक है। तो बट RH नेगेटिव प्रेगनेंसी और हाई रिस्क प्रेगनेंसी और एक्सपर्ट उनका ध्यान रखते हैं। तो ये हम ब्लड ग्रुप हस्बैंड वाइफ का देखेंगे। फिर हम एक VDRL टेस्ट करते हैं सिफिलिस के लिए। फिर आजकल हम सबका HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी भी करते हैं, क्योंकि यदि वो पॉजिटिव भी आए तो उनको घबराने की जरूरत नहीं होती। कई बार लेडीज घबराते हो, मैं HIV क्यों करा, पॉजिटिव निकला है तो मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगी। नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, उल्टा उसको हम ट्रीट कर देंगे। यदि पॉजिटिव भी निकल आता है किसी का, सिफिलिस पॉजिटिव आ जाता है, तो पेनिसिलिन से ठीक कर देंगे उसको, बिल्कुल बच्चा आउटकम ठीक आएगा। ऐसे B और C में भी हम ट्रीट कर सकते हैं, उनके लिए ड्रग्स हैं। और ऐसे यदि HIV भी पॉजिटिव आता है तो भी हम उसको हमारे नेको के थ्रू, नेशनल एड्स ऑर्गेनाइजेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू उनको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा थ्रू आउट प्रेगनेंसी। और उस केस में ऑलमोस्ट 98% चांसेस है बच्चा नॉर्मल होगा यदि हम मदर को एंटीवायरल ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे दें। तो बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छा और फ्री ट्रीटमेंट है। तो इसलिए उनको बिल्कुल कोई ऐसे घबराने, ये हम टेस्ट उनके सारे ये करते हैं। ब्लड शुगर भी करते हैं देखने के लिए, और उसके बाद हम ब्लड शुगर पीट करते हैं 24 टू 28 वीक्स में दोबारा, और उसी ऐसे ही हीमोग्लोबिन भी करते हैं, कई बार वो ड्रॉप हो जाता है। तो यूजुअली ये टेस्ट है। उसके बियॉन्ड हम टेस्ट करेंगे यदि जरूरत है, यदि हमें लग रहा है उसको हार्ट डिजीज की डाउट है, तो हम इकोकार्डियोग्राफी और कस्टमाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड हो जाए। वो एब्सोल्युटली, तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वो हम टेस्ट करते हैं। यस, अब तो ये इतनी बातें हमने कर ली सर। अगर एक हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है हमारा न्यूट्रिशन, कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए विमेन को क्या क्या कंज्यूम करना चाहिए, नॉट ओनली इन द फूड बट ऑल्सो इन द वैक्सीनेशन एंड मेडिसिन। उसके ऊपर थोड़ा हमें बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने रितिका जी। न्यूट्रिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी में तो और भी ज्यादा। अब जैसे नॉन प्रेगनेंट स्टेट में मैं अपने लिए खा रहा हूँ, आप अपने लिए खा रहे हैं, पर प्रेगनेंट लेडी अपने लिए और बेबी के लिए खा रही है। और बाई चांस ट्विन प्रेगनेंसी है तो 3 के लिए खा रही हो, तो इसलिए उसको अपना डाइट का ध्यान एक्स्ट्रा रखना चाहिए। तो यूजुअली हम 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज रिकमेंड करते हैं। तो माने अब हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, बस सपोज उसको 1800 कैलोरी की जरूरत है तो 300 कैलोरी हम ऐड कर देंगे। यदि वो ज्यादा हैवी वर्कर है तो उसको 21 की जरूरत है तो 24, 300 हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसी प्रोटीन अबाउट 15 ग्राम और एक्स्ट्रा कर देंगे, है ना। और बाकी तो मतलब फैट एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। तो मेनली ये होता है, और इसमें भी ये ध्यान रखना है कि जो हाँ व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि जो डाइट का न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब हम कार्ब बहुत ज्यादा खाते हैं, है ना, फैट ज्यादा खाते हैं, तो उसकी जगह वो तो प्रोटीन ज्यादा लें। प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। प्रोटीन बहुत ही जरूरत है, क्योंकि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग है। तो जैसे बेबी बन रहा है इनसाइड, बेबी की बोन बन गया, बेबी के मसल बन रहे, बेबी के पूरे ऑर्गन बन रहे हैं, उसके लिए हमें प्रोटीन की जरूरत है, उसके लिए और फाइबर की, और उसके लिए हमें कैल्शियम की जरूरत है, क्योंकि बोन्स में कैल्शियम, विटामिन डी और फास्फोरस होता है। तो यदि मदर खुद ही वीक है तो गॉड की तरफ से एक ऐसा मैकेनिज्म है कि मदर के ब्लड से कैल्शियम बेबी को जाता है। तो यदि मदर के ब्लड में कैल्शियम की कमी है तो उसकी बोन से कैल्शियम आ जाएगा। इसीलिए प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा अक्सर लेडीज बोलते हैं कि मेरी पसलियों में दर्द है, मेरी पीठ में दर्द है, मेरी हड्डियों में दर्द है। वो इसलिए क्योंकि उसकी बोन से कैल्शियम निकल के ब्लड में जा रहा है ताकि बच्चा ठीक से बने। गॉड की तरफ से ऐसे मैकेनिज्म है। तो उसके लिए हमें मदर की हेल्प करनी है, हम मदर को कैल्शियम एक्स्ट्रा बाहर से दें।
सप्लीमेंट्स के तौर पे। तो या तो वो डेली 1 किलो दूध पी ले, जो अनफॉर्चुनेटली प्रेगनेंसी में बिकॉज ऑफ टेस्ट चेंजेस कई बार उसको उल्टी भी आ रही होता है, इतना पॉसिबल नहीं होता या ब्लोटिंग भी होता है, वो भी है। तो उस केस में हम इसलिए सारी लेडीज को 12 या 13 हफ्ते के पहले 3 महीने में तो हम सिर्फ फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं, पर 12-13 हफ्ते के बाद हम आयरन की गोली जो मिनिमम 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होना चाहिए प्रोफाइलेक्सिस के लिए, और यदि उसको एनीमिया है तो हम डबल डोज दे देते हैं 120 to 180 मिलीग्राम, और साथ में फॉलिक एसिड की डोज यदि सीवियर एनीमिया में मॉडरेट में हमें वैसे तो 4 to 0.5 मिलीग्राम होते हैं, पर उसमें 5 मिलीग्राम तक भी दे सकते हैं यदि फॉलिक एसिड की कमी है। और कैल्शियम हम 1000 मिलीग्राम तक, मतलब 1 ग्राम कैल्शियम उसको देना है, साथ में विटामिन डी। तो हमने देखना है कि जो हम आयरन की गोली दे रहे हैं उसमें 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन है, और ऐसे जो कैल्शियम दे रहे हैं उसमें यदि 500 की टैबलेट है, यूजुअली 500 की आती है, तो हम 2 गोली सुबह, मतलब 1 गोली सुबह एक शाम कैल्शियम विटामिन डी की दे देते हैं। एंड प्रोटीन डिफिशिएंसी के लिए क्या करें? और प्रोटीन भी इंडिया में तो हम यूजुअली प्रोटीन के लिए प्रोटीन पाउडर आते हैं मार्केट में, बहुत अच्छी कंपनी के हैं, प्रोटीन के बिस्किट भी आते हैं, है ना। तो हम यूजुअली 2 स्कूप, उसके अंदर स्कूप होता है जो 15 ग्राम का होता है, तो यूजुअली 30 ग्राम के करीब हम प्रोटीन उसको यूजुअली ट्वाइस अ डे, मतलब 15 ग्राम सुबह 15 ग्राम शाम को, तो 2 स्कूप सुबह 2 शाम को वो दूध के गिलास में घोल के पी लें। इसी बहाने 2 दूध ग्लास उसको मिलेंगे, है ना, और साथ में प्रोटीन का पाउडर से हमें उसको अबाउट तो बेसिकली ये जो उनका मेडिकेशन चलता है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर हर बॉडी बट आल्सो फॉर द बेबीज ग्रोथ। अंडरस्टूड सर। हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लेडीज को बोलते हैं कि उसको पानी भी ज्यादा पीना चाहिए, पर पानी बेटर है। पानी तो यूजुअली 6 ग्लासेस हम बोलते हैं, मतलब टोटल 1.8 लीटर लिक्विड हमने लेना है, इसमें दूध भी आ जाएगा, लस्सी भी आ जाएगी और पानी भी आ जाएगा, तो 6 ग्लासेस इन टोटल 1.8 लीटर के आसपास लेना चाहिए। 1.8 के, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से यूरिनेशन की बहुत दिक्कत होती है विमेन को, दे रेस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स ऑन टेकिंग मच वाटर, तो इसलिए एक स्टैग्नेंट जो आपने बोला 1.28 लीटर, 1.8 लीटर बहुत जरूरी होता है लेने के लिए। अंडरस्टूड। और अगर सर कुछ आपको पता हो कि मिथ्स हैं न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, लोगों के दिमाग में बैठ रखा है कि नहीं ये नहीं लेना चाहिए, इससे दिक्कत हो जाएगा, तो अगर वो भी 1-2 चीज बता सके। और जैसे हम न्यू डाइट की बात कर रहे थे, तो उसमें ना आपने पूछा तो प्रोटीन के हम सोर्सेज भी थोड़ा उनको बता दें कि जैसे प्रोटीन जो है वो दूध में है और मिल्क प्रोडक्ट्स में है, पनीर में है, सोयाबीन में है, यदि नॉन वेजिटेरियन है तो एग में है, यदि एग लेती है तो 2 एग पर डे, वेरी गुड। और चिकन वगैरह नॉन वेजिटेरियन है तो फिश एंड चिकन भी अच्छे हैं। जो वेजिटेरियन है जैसे हमारी ज़्यादातर लेडीज हैं तो वो फिर पनीर ले, है ना, आलमंड वगैरह 5 रोज के ले सकती हैं, दूध और दूध के प्रोडक्ट्स लें। और ऐसी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सैलेड हैं, ब्रोकली है ना, पालक है, ये ऐसी चीज़ें जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल, अनार है, इनमें आयरन ज़्यादा होता है, तो आयरन के सोर्सेज ज़्यादा लें क्योंकि आयरन की ज़रूरत है। बट साथ में हमें आयरन और कैल्शियम की टैबलेट तो देनी है क्योंकि वो लेडी उतना ले नहीं पाती, कई बार उसका कच्चा दिल होता है, उल्टी आ जाती है, उससे इतना खाया नहीं जाता। और जो दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा, अभी क्या था क्वेश्चन थोड़ा? जो मेरा ये था कि कुछ मिथ्स अवेलेबल, मतलब मिथ्स है यहाँ पे सोसाइटी। ओके, एब्सोल्युटली, काफी सारे नेगेटिव मिथ्स हैं प्रेगनेंसी में। कई बार उनको बोलते हैं, जैसे उनकी सास है कि तुमने प्रेगनेंसी में ये नहीं खाना, ये खाना है, ऐसे कुछ है, तो उस चक्रों में क्या वो बेचारी अपनी खा ही नहीं पाती और उसका कम हो जाता है। मैं तो बोलता हूँ खाओ खाओ खूब खाओ, जो भी मिले वही खाओ, बट ऑफ कोर्स हेल्दी ईटिंग की शुड बी देयर। जैसे मैंने बोला बहुत ज्यादा फैट वगैरह अवॉइड करें, है ना, बट कार्ब मतलब एक मॉडरेट अमाउंट में लें। और बट ये है कि जैसे हमें प्रोटीन ज़्यादा लेना है, जैसे मैंने बोला भी दूध जरूर पीना है ना, दही भी ले सकते हैं, एग ले सकते हैं और पनीर वगैरह ले सकते हैं, ऐसे करके। बाकी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स लेने हैं, फ्रूट्स भी बहुत अच्छे हैं, है ना। और ऐसे आजकल मिलेट्स हैं, प्रधानमंत्री जी मिलेट्स को बहुत स्ट्रेस करें, मिलेट ईयर भी बनाया था, तो हमने एक स्टडी की, उसमें हमने पाया कि जो लेडीज मिलेट्स ले रही थी उनको खून की कमी कम हुई। तो मिलेट्स आर गुड, ओनली थिंग तो उनका टेस्ट कहीं भी उतना ही, तो उसको टेस्टी हम बना सकते हैं। तो जैसे जो मिलेट है, जैसे बाजरा है, रागी है ना, तो उनको डिफरेंट फॉर्म में जैसे थोड़ा टेस्टी बना के हम, तो हमें मिलेट्स को भी इंक्रीज, हमें प्रेग्नेंट लेडीज को मिलेट ज्यादा लेने चाहिए नॉर्मल खाने के साथ साथ, तो उससे उनका बेटर होता है। हाँ। और एक और है कि वैरायटी, एक हम इसको बोलते हैं MTDW, मतलब कि जैसे ना वैरायटी ऑफ फूड, तो 10 तरह के फूड जैसे होते हैं उसमें है, तो जितने, जैसे हम कम से कम, जैसे हर कोई रोटी या चावल खाएगा, हर कोई दाल या सब्जी खाएगी, और ऐसे ही थोड़ा बहुत दूध वगैरह ले लेंगे, तो 3 ही सोर्सेज नॉर्मली लोग ले रहे हैं, जबकि हमें 10 तरह के वो अवेलेबल हैं। 10 उसमें मतलब नॉन वेज भी आ जाता है, जैसे मीट, फिश आ जाती है, एग आता है, लेकिन अब हमारी मोस्टली इंडियन लेडीज वेजिटेरियन, तो उनको तो सिर्फ 7 फूड ही वो खा सकते हो, 3 नहीं खाती। तो उस केस में हम कम से कम उनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल, येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फिर जो फ्रूट्स हैं
तो मतलब 3 या 4 ये कैटेगरी भी होते हैं। तो जितना हम वेरिएड करेंगे उसको, मतलब इंस्टेड ऑफ सिर्फ हम रोटी दाल सब्जी खाने के, हम साथ में सैलेड भी खाएं, हम साथ में फ्रूट्स भी खाएं, हम साथ में मिल्क भी लें, मिल्क प्रोडक्ट भी लें, और यदि वो एग लेती है तो एग भी ले, और यदि वो नॉन वेजिटेरियन है तो फिश और चिकन भी ले। तो इससे उसकी वैरायटी ऑफ फूड ज़्यादा हो जाएगा। उसको हम मतलब वैरायटी से ज़्यादा से उसको बेटर, हमने देखा ऐसे कि उसको खून की कमी भी कम होगी और बच्चे की ग्रोथ भी बेटर होगी यदि वो वैरायटी ऑफ फूड ले रही है। यदि लिमिटेड फूड ले रही है, सिर्फ रोटी सब्जी या रोटी दाल ही खा रही है, फिर भी उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाएगी, पर उसको और चीज़ें प्रोटीन, विटामिन, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे। अंडरस्टूड सर। वैसे हम नॉर्मल लाइफ में तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर पे फोकस करते हैं, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाट टाइम ड्यूरेशन शुड बी देयर? वो थैंक यू वेरी मच, ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जैसे जैसे बाद में यूट्रस का साइज बढ़ता है तो उससे इंटेस्टिन और स्टोमक पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है, तो लेडी बहुत हैवी मील एक टाइम में नहीं खा सकती, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं। और थोड़ा एक्सलेटिव स्टार्वेशन होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि बेबी को चला जाता है फूड ना, तो उसको जल्दी जल्दी भूख लगती है और एक साथ ज़्यादा खा नहीं सकती। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप 3 मेजर मील की जगह 6 स्मॉल मील्स लो, सेम अमाउंट खा लो, है ना। थोड़ा सा तो आपको हमें 300 एक्स्ट्रा कैलोरी देना है, तो उसको मैं बोलता हूँ कि 5 या 6 टाइम जो थोड़ा सा खा ले। जैसे ब्रेकफास्ट किया, फिर 11 बजे थोड़ा सा खा लो, चाहे 2 बिस्किट ले लो ब्रेक डाउन करके, फिर लंच लिया, फिर शाम को 4 या 5 बजे खा लिया, फिर डिनर किया, और एक सोने से पहले रात को कई बार कई लेडीज मेरी है वो अपने एक चीकू रख लिया साथ, या कुछ ना कुछ प्लम रख लिया, या दूध का ग्लास रख लिया, तो सोते टाइम यदि 12-1 बजे उनको सोते टाइम ले लें, कई बार रात को नींद खुलती है तो थोड़ा सा कुछ भी फ्रूटी टाइप कुछ भी ले लें। और कई लेडीज तो मेरी वो अपना बिस्किट का वो रखती है, जैसे कोई भी बिस्किट होते, तो जब भी ऐसे भूख लगे तो 1 या 2 बिस्किट आप ले लो। प्रोटीन के बिस्किट भी आते हैं, कार्ब के बिस्किट भी आते हैं, तो उससे उनको जैसे सडनली वो हाइपोग्लाइसीमिया टाइप होता है, क्योंकि बच्चे को चला जाता है तो उसको वो चक्कर भी आ जाता है कई बार प्रेगनेंसी में, इसलिए मैं उनको बोलता भी हर 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा सा कुछ लेते रहें। अंडरस्टूड सर। एक प्रेगनेंसी के दौरान में जो विमेन की बॉडी होती है बहुत सारे चेंजेस के दौर से जारी होती है, उसमें इम्यूनिटी सिस्टम उनका बहुत वीक भी हो जाता है, तो कौन से चांसेस हैं कि उनको इन्फेक्शन होने के डर हो सकते हैं, कौन से इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और कैसे कैसे मेडिसिन अवेलेबल है जो हमें लेने चाहिए और जो स्पेशली अवॉइड करने चाहिए? ओके, अगेन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। प्रेगनेंसी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, जो वो लेडी का वेट गेन होता है पहले ट्राइमेस्टर में तो 1 किलो, उसके बाद 5 kg सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, टोटल 11 to 12 kg वेट गेन ऑन एवरेज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और साथ में पूरी बॉडी में, जैसे उसकी ब्रेस्ट का साइज लार्ज होगा, उसकी बॉडी में ब्लड एक्स्ट्रा बनेगा, प्लाज्मा ज़्यादा बनेगा, मसल्स भी थोड़े से बनेंगे, किडनी, उन सबको ब्लड ज़्यादा जाएगा। और मेन तो यूट्रस है, यूट्रस हार्डली 50 to 100 ग्राम का होता है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, और प्रेगनेंसी में बढ़ के वो टर्म पे 1 kg का हो जाता है। सोचो 50 ग्राम से 1 kg 20 टाइम्स उसका साइज बढ़ा है ऐसे, तो उसमें। और उसके साथ में यूट्रस के अंदर फिर बेबी फीटस होता है, जो हम है वो भी 3 kg का होता है बर्थ से, और उसके साथ प्लेसेंटा जो ऑलमोस्ट 1 kg का होता है, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है वो ऑलमोस्ट 1 लीटर होता है। तो ये टोटल मिला के ऐसे बॉडी में उसके एक्स्ट्रा ब्लड वो है, तो 5 kg तो यूट्रस और बेबी का ही, मतलब उसके अंदर होगा, 7 kg बाकी बॉडी का होता है वेट गेन है। तो उस सब के लिए उसको रिक्वायरमेंट नेचुरली ज़्यादा हो जाएंगी ना, इसलिए उसको ज़्यादा कैलोरी, ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा खाना, जैसे मैंने बोला था। और इसके कारण से अच्छा, पर प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे प्लेसेंटा से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, बॉडी ओवरी से भी होते हैं, तो उसके कारण से उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। और वो जरूरी है ताकि जो बेबी है उसको, मतलब एक किस्म से बेबी इज ए ग्राफ्ट नो, मदर में ट्रांसप्लांट की तरह है, तो उसको रिजेक्ट ना हो जाए उसके लिए हार्मोन ज्यादा बनते हैं, बट वो हार्मोन से लेडी की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को भी कोई ओपन टीबी के केस के सामने नहीं जाना चाहिए। अभी एक मेरी पेशेंट को चिकन पॉक्स के से एक्सपोज होगी तो फिर बड़ा प्रॉब्लम आ जाती है उनको, मतलब दे आर एट हाई रिस्क ऑफ कैचिंग डिजीजेज। चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो ये ध्यान रखना है। ऐसी कैट्स को, कैट हैं, कैट में टॉक्सोप्लाज्मा होता है, इसलिए हम बोलते हैं प्रेग्नेंट लेडी को कि कैट ना रखें, या रखें तो उसको कैट को उसका मतलब उसको साफ ना करें कैट को, क्योंकि कैट के फीकल मैटर में जो है टॉक्सोप्लाज्मा होता है। फ्रांस में काफ़ी प्रॉब्लम है, वहाँ कैट्स काफ़ी होते हैं, इंडिया में भी कई लेडीज हैं, तो हम बोलते हैं ठीक है अपने कैट, आपकी पेट है, यू डू इट, बट उसको क्लीन हस्बैंड करे या कोई और करे, वो ना करे, ताकि नहीं तो उसको टॉक्सोप्लाज्मा होने का रिस्क है जो बच्चे को अफेक्ट कर सकता है। तो ये सारे वो इम्यूनिटी का अपना ध्यान रखें भी, ओपन केस के साथ मतलब ना एक्सपोज हों, और अपना खाने पीने का ध्यान रखें, जैसे प्रोटीन ज़्यादा लेगी, विटामिन वगैरह ज़्यादा लेंगी, है ना, आयरन है, तो उसकी इम्यूनिटी बेटर होगी, उसको इन्फेक्शन का रेट कम होगा। एंड सर, मेडिसिन कौन से
प्रिस्क्राइब्ड होने चाहिए जो विमेन ले सकती हैं और कौन से अवॉइड करने चाहिए? हाँ, ऐसे कोई इम्यून बूस्टर तो हम प्रेगनेंसी में रिकमेंड नहीं करते, पर जो हम उनको नॉर्मली आयरन फॉलिक एसिड दे रहे हैं विद विटामिन्स के साथ और कैल्शियम विटामिन डी दे रहे हैं, ये भी उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बेटर करेंगे। प्रोटीन दे रहे हैं, उससे बॉडी की इम्यूनिटी बेटर होगी। स्पेशल इम्यून बूस्टर अलग से देने की जरूरत नहीं होती ना। Okay. और हम प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन अननेसेसरी अवॉइड करते हैं कि बच्चे को हार्म हो सकता है। Okay. तो यह बट अवॉइड जो करना है कि जैसे स्टेरॉइड है ना, जिससे इम्यूनिटी कम होती है, या कोई भी मेडिसिन एज होल मेडिसिन टेरेटोजेनिसिटी कर सकते हैं, बच्चे में मालफॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना थैलिडोमाइड डिजास्टर, थैलिडोमाइड से yes. बच्चों के हाथ ही नहीं हुए, Yeah. या कहीं जीका वायरस है उससे बच्चे का हेड स्मॉल हो गया। Yes, तो yes. ऐसे तो रुबेला में तो बच्चे में बहुत डिफेक्ट आ जाते हैं। तो काफी बीमारियां हैं, वायरल इन्फेक्शन, टॉक्सोप्लाज्मा, रुबेला, साइटोमेगालो, हर्पीस, सिफिलिस, इनसे बच्चे में मालफॉर्मेशन हो सकती है। तो इसलिए वो अवॉइड करे कि कोई भी पॉजिटिव केस के साथ जाने की अवॉइड करे जहां भी पॉसिबल है। ऐसे ट्यूबरकुलोसिस से उसको खुद को टीबी हो सकती है, बच्चे को फीवर से हाँ, कितना बचना चाहिए? हाँ, फीवर से भी एज पर एज पॉसिबल अवॉइड करें। फीवर के कॉज यूजुअली इन्फेक्शन ही होते हैं, जैसे मलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, टाइफाइड है। तो टाइफाइड बचाने के लिए मतलब अपना सेफ ड्रिंकिंग वाटर यूज करें। इसलिए मैं अपनी प्रेग्नेंट लेडी उनको बोलता हूँ कि भी आप मैरिज वगैरह में जैसे जाते हैं या बाहर का खाना प्रेगनेंसी में एज पर एज पॉसिबल अवॉइड करें। और नहीं, यदि जाना भी है तो एटलीस्ट वो चीजें खाएं जो बॉइल्ड हैं। जैसे कई बार का सैलेड है, या जैसे ठीक से बर्तन नहीं धुले हुए, कई बार शादी में ऐसे होता है, वो चीजें अवॉइड करें। जैसे बॉइल्ड राइस है, वो हाइजीन को हाइजीन मेंटेन का करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि काफी वाटर बोर्ड डिजीज जैसे टाइफाइड है, डायरिया है, उनसे मिसकैरेज होने का भी रिस्क होता है। बहुत उसके अपने डेंजरस health है को ये सब। तो प्रेगनेंसी में वो और भी डेंजर। हेपेटाइटिस ए और ई तो बहुत ही, प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस ई कैन बी वेरी डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जो नॉन प्रेग्नेंट में नहीं होता है इतना। तो हेपेटाइटिस, काफी पेशेंट हमारे हेपेटाइटिस से जॉन्डिस से आ रहे हैं विद प्रेगनेंसी, वो बहुत सीरियस हो सकता है प्रेगनेंसी में। तो इसलिए वो अपना सेफ ड्रिंकिंग वाटर खाएं, बाहर की चीजें मतलब अवॉइड करें एज फार एज पॉसिबल। तो अब उसका हाइजीन का ध्यान रखें। सो आपने तो इतने सारे डिजीजेस के बारे में बता दिया, बट यहाँ पे आजकल दो टर्म्स बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। वन इज द गेस्टेशन डायबिटीज एंड द अनदर वन इज प्रेगनेंसी हाई ब्लड प्रेशर। ये आजकल हर एक दूसरी औरत में हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये कैसे होता है सर, और क्या ये पोस्टपार्टम भी कंटिन्यू करता है? प्लस इसकी वजह से क्या बेबी फॉर्मेशन में दिक्कत आ सकती है? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। आपने बहुत दो डिजीज के बारे में पूछा। जेस्टेशनल डायबिटीज, हम उसको जीडीएम कहते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज नॉर्मल डायबिटीज से कैसे फर्क होते हैं कि नॉर्मल डायबिटीज तो भी डायबिटीज हमेशा उसको रह रही है। इसमें कि लेडी को पहले उसके शुगर लेवल ठीक थे, प्रेगनेंसी में यूजुअली सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है, उसके ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो गए क्योंकि प्रेगनेंसी में उसकी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ रहा है। उसका पेनक्रियास नॉर्मल उसको तो झेल रहा था, लेकिन जब से अब स्ट्रेस पड़ा उसको, तो उसको डायबिटीज हो गई, उतना नहीं वो काम कर पाया। इंसुलिन तो उस केस में जेस्टेशन डायबिटीज यूजुअली सेकंड ट्राइमेस्टर में 13-14 हफ्ते के बाद ही डायग्नोज होती है। तो उस केस में हम शुरू में तो उसको डाइट का हम बोलते हैं भी डाइट का ध्यान, कि मीठा कम खाए, कार्ब कम खाए, प्रोटीन ज़्यादा ले, और यदि जरूरत पड़े तो उसको मेटफॉर्मिन की गोली भी हम दे सकते हैं, और ज़्यादा हो तो फिर इंसुलिन इंजेक्शन भी देना पड़ सकता है। बट प्रॉपर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंसुलिन लेना पड़े तो भी उसको हेजिटेट नहीं करना, अपने डॉक्टर की सलाह से। और ऐसी प्रेगनेंसी को हम हर 4 हफ्ते में देखते हैं, बाद में हर 2-2 हफ्ते में देखते हैं। और इन प्रेगनेंसी का, डायबिटीज प्रेगनेंसी का हम एवरी 4 वीकली स्कैन भी करते हैं, क्योंकि डायबिटीज में बच्चे की सडन डेथ होने का भी खतरा होता है, बच्चा बड़ा होने का खतरा होता है, मैक्रोसोमिया, डिलीवरी में भी इशू आ सकता है, उसको शोल्डर बेबी का ब्रॉडर हो गया। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि ऐसी ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसको प्रॉपर हॉस्पिटल में रेगुलर फॉलोअप करें, रेगुलर मॉनिटरिंग करें। और यदि बच्चा बड़ा है, कुछ कई बार सीजरियन भी हमें करना पड़ सकता है उसके लिए, तो डॉक्टर की सलाह के साथ उसका करें, फिर आउटकम अच्छा होता है। यदि हम शुगर को ठीक से कंट्रोल कर पाए, फिर आउटकम बहुत अच्छा होता है। और ब्लड प्रेशर, और दूसरा आपने पूछा ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट 10% लेडीज को हो सकता है प्रेगनेंसी, और भी इंसिडेंस बढ़ रहा है क्योंकि प्रेगनेंसी हम लेट कर रहे हैं उसके कारण से। तो उस केस में वो मतलब उसको हम उतना तो नहीं प्रिवेंट कर सकते, बट जैसे थोड़ा सा है कि भी हम नमक थोड़ा कम खाएं, उससे पॉसिबल हो सकता है, और मतलब ठीक से डाइट लें। बट लेकिन फिर भी हम उसको नहीं हमेशा रोक पाते, तो उसका सीक्रेट ये है कि हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं ब्लड प्रेशर की, घर पे भी कर सकते हैं, और ऐसे कुछ को तो हम कई बार हर हफ्ते हॉस्पिटल में देखते हैं। तो यदि ब्लड प्रेशर जरा सा भी हमें हाई मिला तो हम उसके प्रोटीन टेस्ट कराएंगे, यूरिन में और टेस्ट कराएंगे। तो माइल्ड टू मॉडरेट हाई ब्लड प्रेशर तो फिर भी ठीक है, लेकिन यदि सीवियर हाइपरटेंशन हो जाता है, प्री एक्लेम्पसिया बोलते हैं, एक्लेम्पसिया में तो फिट्स तक आ जाते हैं, तो वो तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है दोनों के लिए, माँ और बेबी के लिए। तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हाइपरटेंशन को हम नहीं प्रिवेंट कर सकते ऑल, बट सीवियर को और एक्लेम्पसिया को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय टाइमली डायग्नोसिस एंड टाइमली ट्रीटमेंट। तो ये तो हो गया कि किसी विमेन को हुआ है और हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है सर कि विमेन बहुत हेल्दी दिख रही हैं,
उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट अंदर ही अंदर वो फॉर्मुलेशन हो रहा है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को डिडक्ट करने के लिए हमें कुछ टेस्ट हैं जो करने चाहिए, या हमें सिर्फ मॉनिटरिंग से ही पता चल जाता है? ब्लड प्रेशर के बारे में ना, ब्लड प्रेशर हाँ, एंड एंड डायबिटीज। नहीं, टेस्ट भी करने हैं हमने। डायबिटीज का तो हमें ब्लड शुगर फास्टिंग पोस्टप्रेंडियली हम उसको 75 ग्राम ग्लूकोज देखते हैं। तो एक खाली पेट उसका टेस्ट करा लेंगे, 75 ग्राम ग्लूकोज देने के 1 घंटे के बाद और 2 घंटे के बाद ना, ऐसे 3 टेस्ट करते हैं। तो उससे पता चल जाएगा शुगर का तो। और ब्लड प्रेशर यूजुअली मापने से, बीपी मेजरमेंट से करते हैं। साथ में हम उसके और भी जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, Yes. यूरिया वगैरह कराते हैं। और प्लेटलेट लेवल है, क्योंकि जैसे ब्लड प्रेशर में एक हेल्प सिंड्रोम होता है, उसमें मतलब ये प्लेटलेट लो हो जाते हैं और वो ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है। तो ऐसे फिर उनके यूरिन में उनके प्रोटीन ज़्यादा आ जाता है, तो हम यूरिन प्रोटीन टेस्ट भी और करके जिनको देखते हैं। ये दिक्कत होती है सर, उसके मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं हाँ, क्या? बिल्कुल होते हैं सारे डायबिटीज़ में। इसमें मिसकैरेज का भी चांस ज़्यादा होता है, फिर इंटरमिटेंट डेथ और प्री टर्म लेबर होने का ज़्यादा चांस है। बच्चे की ग्रोथ प्रीटर्म। भी प्री एक्लेम्प्सिया में बच्चे की ग्रोथ कम होती है, डायबिटीज़ में यूजुअली ग्रोथ ज़्यादा होती है, बिकॉज़ उसको शुगर के कारण से बच्चा या थोड़ा-सा है। अंडरस्टूड। हाँ, और दो चीज़ यहाँ पे और चल रही है सर, दैट इज द नॉर्मल डिलीवरी एंड सी सेक्शन। पहले के ज़माने में व्हाट वी यूज्ड टू सी दैट एवरी वुमन इज गोइंग थ्रू द नॉर्मल डिलीवरी, नो वन इज इवन टॉकिंग अबाउट द सी सेक्शन एट द पास्ट, बट नाउ डेज नो वन इज टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल डिलीवरी। जिसको देखो सी सेक्शन हो गया, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल डिलीवरी एंड द सी सेक्शन पोस्टमार्टम? थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। पहले जो सीजरियन सेक्शन का रेट था वो 10 या 15% से, इनफैक्ट डब्ल्यूएचओ कहते हैं कि 15% से कम होना चाहिए। लेकिन अब इंडिया में 40-50% के आसपास पहुंच रहा है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में तो और भी ज्यादा है। तो बट ऑफकोर्स ये नहीं कि वो हम जान के डॉक्टर सीजरियन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक तो एक सारा फैमिली के डायनामिक्स ही चेंज हो गए हैं। पहले जैसे हमने बोला था कि यूजुअली 20 to 30 के बीच में प्रेगनेंसी हो जाती थी, लो रिस्क प्रेगनेंसी होती थी, और कई बार तब 2 या 3 बच्चे भी यूजुअली लेडीज कर लेते थे। तो इसलिए उतनी मतलब वो लो रिस्क होते थे, तो नॉर्मल डिलीवरी होती थी। आजकल अब क्या है कि उसकी मैं जैसे अब मेरे पास पेशेंट है, वो हाई 36 ईयर ओल्ड है, आईवीएफ की प्रेगनेंसी है, उससे साथ में उसको और इश्यूज हैं। तो वो उसके कारण से, क्योंकि लेट हम डिले कर रहे हैं, और बहुत, और हर प्रेगनेंसी में अब इतनी एक्सपेक्टेशन है कि हम हेल्थी मदर, हेल्थी बेबी हमें चाहिए। Yes. तो उस केस में कई बार डॉक्टर्स भी रिस्क नहीं लेते, और कई बार उसके अपने हाई रिस्क हो जाता है। तो उसके कारण से थोड़ा सीजन का रेट हाई हो गया है। इवन मैंने Okay. एमडी में काम किया, वहां भी हमारे 50% से ज्यादा सीजन रेट था, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो किसी को कोई टेस्ट नहीं सीजन करने में, क्योंकि प्रेगनेंसी हाई रिस्क आती थी। तो उसका तरीका है, जैसे हमारे हॉस्पिटल में है, नॉर्मल डिलीवरी और सीजन के रेट बराबर है। मैं सुधा मेडिसिटी में काम करता हूँ, तो इसलिए हमें कोई टेस्ट नहीं सीजन करने का, क्योंकि रेट बराबर है। Yes. और हमारे राउंड द क्लॉक डॉक्टर ड्यूटी पे होते हैं, रात को भी डिलीवरी होते हैं, तो हम करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी हमारे हो रही है, बट हम भी, हमारे सीजन रेट ज्यादा इसलिए है क्योंकि पेशेंट की हाई रिस्क प्रेगनेंसी आ रही है। फिर वो बिल्कुल भी वो जीरो एरर रेट रखना चाहते हैं, उनको बिल्कुल हेल्दी सब कुछ चाहिए। हम बोलते हैं कि ठीक है, हम नॉर्मल की ट्राई कर लेते हैं, कुछ भी डेविएशन होगा हम सीजन कर देंगे। तो एक तो यही रीजन है, क्योंकि हम लेट प्रेगनेंसी कर रहे हैं, है ना, लेट मैरिज, लेट प्रेगनेंसी, और फिर वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी, उसके साथ उस टाइम उनको किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई साथ में फाइब्रोइड है, कुछ और कॉम्प्लिकेशन है, तो उसके कारण से फिर आईवीएफ प्रेगनेंसी है। तो प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो गया, हाई रिस्क में सीजन का रेट बढ़ जाता है। तो ये एक कारण है। नंबर 2 पे एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है, कई बार वो मेडिको लीगल से डर के बच्चे को कुछ हो गया तो हम पे केस कर देंगे। तो ऐसे कई सारे कारण हैं उसके। बट हैविंग सेड दैट, आई मीन एक जुडिशियस है, काफी डॉक्टर्स मोस्टली नहीं चाहते एक्स्ट्रा सीजन करना, बट वो हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं। तो इसके लिए कई हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे हमने ये निकाला है कि हम रेट यदि बराबर रखेंगे तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। और एक राउंड द क्लॉक, यदि सिंगल डॉक्टर का क्लिनिक है, एक ही डॉक्टर है, मैंने उसको रात को भी रहना, दिन में भी, तो उसकी थोड़ी कोशिश होगी मैं सीजन करके, ताकि मैं रात को सो पाऊं, और कैसे मॉनिटर अकेली करेंगे। तो इसलिए आजकल हम इस सोलो प्रैक्टिस की जगह ना ग्रुप प्रैक्टिस होती है। जैसे हमारे हॉस्पिटल में हमारे 5 रेजिडेंट अराउंड द क्लॉक रहते हैं, फिर कंसल्टेंट ऑन कॉल है, फिर हम हैं ऐसे। तो करते उसमें है कि अगर वो ऑन कॉल ड्यूटी पे होते हैं तो उन्होंने उस दिन आना ही आना है, तो ऐसे करेंगे तो सीजन का रेट कम हो जाएगा। और कैसे वुमेन सी सेक्शन को रोकने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकती हैं? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। इसके लिए जैसे पहले हमारे टाइम में बोलते थे हमारी दादी नानी कि वो एंड तक अपना फिजिकल एक्टिविटी करते रहे। कई बार तो कहते हैं झाड़ू पोछे भी लगाएं, सब काम करें, चलते फिरते रहे, उससे मतलब थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं। बट वो आज की डेट में वो तब था यदि नॉर्मल लो रिस्क प्रेगनेंसी है तो उसमें हो जाता है। बट यह कि यदि प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, जैसे उसको प्रीविया है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो उन केस में फिर और भी इशू हो जाते हैं, तो उनका उस वजह से सेल रेट बढ़ सकता है। बट डेफिनेटली यदि वो एक्टिव रहेगी ना, सब कुछ नॉर्मल काम करती रहे, वो सब कुछ घर का काम करती रहे, चलती फिरती रहे, वॉकिंग करे, उससे नॉर्मल रेट बढ़ जाता है। हाँ, एंड सर क्या क्या एक्सरसाइजेस, योगा टिल
द बर्थ ऑफ द फीटस हमें करना चाहिए अ वुमन और हु इज प्रेग्नेंट? ओके, थैंक यू अगेन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो फिजिकल एक्टिविटी के बारे में आपने पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेडी को बिल्कुल नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, बस हैवी ना करे। मतलब ये नहीं कि वो मैराथन रन करना शुरू कर दे या बहुत वेट लिफ्टिंग करे, पर जो रूटीन में उसका काम जो कर रही है वो करती रहे, वॉक जरूर करती रहे, एक्सेप्टिंग फॉर कंडीशन जैसे प्लेसेंटा प्रीविया है, थ्रेटन्ड है, जहां हम रेस्ट में होते हैं। अदरवाइज 90-95% लेडीज नॉर्मल अपना वर्क कर सकती है डॉक्टर से कंसल्ट करके आप डेफिनेटली। और उसमें एक्सरसाइज में है कि योगा है, बट योगा में भी हमें ध्यान रखना है कि सारे जैसे सूर्य नमस्कार वगैरह जो ज्यादा बेंडिंग है वो अवॉइड करें, बट जैसे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, लाइटर योगा है वो करें। और आजकल हमारे सारे जैसे एमएम ने योगा पे स्टडी भी की है, योगा पेशेंट्स में डिलीवरी रेट ज्यादा था और उनके बेबी का वेट थोड़ा बेटर था यदि वो रेगुलरली योगा 15 to 30 मिनट्स पर डे करें। ओके, और अंडर सुपरविजन। बट ये कि उनको ये ध्यान रखना है कि बहुत हैवी जिसमें सडन बेंडिंग है या सडन ऐसे लाइंग ऑन द फ्लोर है, वो वाले हैवी अवॉइड करें और डॉक्टर से पूछ के। और साथ में ऐसी और एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, पेली फ्लो एक्सरसाइज करें, तो इससे उनको डिलीवरी रेट भी ज्यादा बेटर होगा। और पोस्ट डिलीवरी उनको ऐसी यूरिनरी प्रॉब्लम कई बार होता है ना, यूरिन लीक होना शुरू हो जाता है, वो चीजें कम होंगी यदि वो रेगुलर एक्सरसाइज करते रहे, योगा करते रहे। सर रिकवरी पीरियड क्या होते हैं दोनों का, नॉर्मल और सी सेक्शन? हाँ, रिकवरी पीरियड डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी में तो सेकंड या थर्ड डे पे पेशेंट मतलब सेकंड डे पे ही घर जा सकती है और वो रिकवर विद इन ए वीक हो जाती है। सिजेरियन में थोड़ा सा मतलब लंबा चल जाता है, जैसे 2 हफ्ते लग जाते हैं। वैसे तो सिजेरियन वाली पेशेंट को भी हम लोग सेकंड थर्ड डे चलना शुरू करा देते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग वो इमीडिएटली शुरू करते हैं। बच्चे को लुक आफ्टर कर ही रही है वो, तो कर सकते हैं जल्दी भी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, मतलब मैक्सिमम 1 वीक। और सर जो सी सेक्शन करवाते हैं उनकी इन्फेक्शन होने के डर बढ़ जाते हैं क्या? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि मेजर ऑपरेशन है, कट तो लगेगा ना, तो थोड़ा सा, बट आजकल उसके लिए हम एक एंटीबायोटिक का डोज भी दे देते हैं, वो है। बट हाँ डेफिनेटली, आई मीन यदि आप हेड टू हेड कंपैरिजन करो तो सीजन में इन्फेक्शन का रेट ज्यादा है, कॉम्प्लिकेशन का रेट भी ज्यादा है देन नॉर्मल डिलीवरी, यदि अलाउड है। बट हैविंग सेड दैट, ये नहीं कि हम जैसे जो डिलीवरी नॉर्मल हो नहीं है उसको भी हम करने की कोशिश करें या डिफिकल्ट फोर्सेप्स लगाएं, उसमें ज्यादा डैमेज होगा। मेरे पास पेशेंट आए हैं यूएसए और कनाडा से, कई इंडियन पेशेंट आ रहे हैं, उनको जैसे नॉर्मल डिलीवरी करते करते वो हो नहीं रही थी, फिर 48 आवर्स हो गए, फिर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट लगाया, उससे फिर उनका पूरा पेनियल टियर हो गया, मतलब उनका वजाइना और एनल ग्लैंड एक बन गए, तो फिर उसको मैंने अब ऑपरेट किया है। तो वो हम उस हद तक भी ना जाएं, मतलब एक जुडिशियस हम करें, लेकिन यदि डिफिकल्टी हो रही है तो हम ऐसे भी मतलब शरीर को हार्म ना करें। और ऐसे अभी बहुत, यदि बच्चे की धड़कन कमजोर हो रही है फिर भी हम वेट करे जा रहे हैं, तो ऐसे भी हुआ कि बच्चा मंदबुद्धि हो गया, बच्चे की डेथ हो गई, तो हमें एक बैलेंस करना है। तो मैं सीजरियन ये नहीं कह रहा हमें सीजरियन ज्यादा करने हैं, बट हमें मतलब जुडिशियस डिलीवरी को स्ट्रेस करना है, जुडिशियस करना है। बट जब जरूरत है तो हमें मतलब सीजरियन या फोर्सेप्स डिलीवरी करना है यदि इंडिकेशन है। तो ये कभी कभी होता है, हमारे पास पेशेंट है वो रिफ्यूज करे कि मैं सीजरियन नहीं कराऊंगी, कुछ हो जाए चाहे। तो एक पेशेंट थी, खुद डॉक्टर थी, उसकी 40 एज थी यूपी में, और खुद डॉक्टर थी, वो मतलब आई नहीं वो डॉक्टर पे, वो उसका 9 मंथ के 9.25 महीने हो गए, वो आई नहीं डॉक्टर पे, कहती मुझे पता है कि मैं जाऊंगी मेरा सीजरियन कर देंगे, एंड बेबी डाइड इनसाइड। तो जब तक हमारे पास आई तो अब हम क्या करें, तो मेरे को इतना दुख हुआ, खुद डॉक्टर थे, 40 ईयर ओल्ड थी। तो इतना भी हम ना जाए, मतलब ना अभी ऐसे हम तो ना, हम उसका सीजरियन एक्स्ट्रा करने में हमें क्या मिलेगा, हम क्यों करना चाहेंगे। बट ये है कि हमें मदर लाइव हेल्दी बच्चा दोनों चाहिए, तो हम नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई करेंगे जहां भी पॉसिबल है। पर कोई हाई रिस्क फैक्टर है, हम रिस्क नहीं लेंगे ना माँ के लिए ना बेबी के लिए, तो उस केस में आप अपने जिस भी डॉक्टर पे आपको फेथ है उसको दिखाएं। और ऐसे सरकारी अस्पताल में भी सारी सुविधा अवेलेबल है, तो उनको भी बेनिफिट करें। आजकल मैटरनिटी को सरकार बहुत ही ध्यान दे रही है, बहुत ही पैसा दे रही है, और अब तो जननी सुरक्षा योजना में उनको फ्री एम्बुलेंस हॉस्पिटल लेके जाती है, फ्री डिलीवरी, फ्री सिजेरियन, फ्री ब्लड, फ्री मेडिसिन, प्लस उनको पैसे 1000 रुपए भी मिलते हैं, आशा को भी पैसे मिलते हैं। और यदि बच्चा भी बीमार हो गया तो बच्चे को हॉस्पिटल वापस एम्बुलेंस फ्री लेके आते हैं, फ्री छोड़ ले जाती है। तो अब भी यदि कोई नहीं फायदा उठाते तो उसकी गलती है ये। तो अब तो हॉस्पिटल डिलीवरी, मतलब घर में डिलीवरी नहीं करनी चाहिए, हॉस्पिटल में ही करो और इसका फायदा उठाओ, सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाए। बिल्कुल सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जब बेबी इस धरती पे आ जाता है तो everyone's attention goes to the baby. No one thinks about the mother. और आजकल जो हम एक टर्म जानते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, which was there in the earlier time, but वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था, अब वो बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज हो गया है। तो बेसिकली ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है, और ऐसा क्या बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं कि द वुमेन हु डिलीवर्ड द बेबी स्टार्ट डाउटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स?
अगेन वेरी गुड क्वेश्चन आपने पूछा है। और इतनी खुशी का मौका है, हमें तो होना चाहिए, उसको बहुत खुश होना चाहिए। होता भी है इससे मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड जब उसको हेल्दी बेबी हुआ है, हेल्दी मदर हुआ है। तो आपने ठीक कहा कि कुछ हद तक वो एक्चुअली सबका ध्यान बच्चे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, प्लस साथ में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं एक्चुअली बॉडी में। और उसके बाद नंबर 2 क्या है कि जैसे कोई और ऑपरेशन है, मैंने किसी का हिस्टेक्टमी हुआ है कुछ और है, तो उसमें बंदा 5-6 दिन रेस्ट करता है। लेकिन इसमें तो बच्चा होने के साथ ही उसको विदिन 1 आवर ब्रेस्ट फीड करना है, बच्चे को डॉक्टर भी करना है, चाहे उसकी हेल्प भी है, तो उसके कारण से वो ओवरवेलम भी हो जाती है क्योंकि उसको रेस्ट नहीं मिल पाता। ऊपर से उसमें हार्मोनल चेंजेस हैं, और ऊपर से जैसे आपने थर्ड बोला कि सबका ध्यान बच्चे की तरफ जा रहा है, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि जैसे हस्बैंड है, फैमिली है, लड़की की यूजुअली अपनी मदर और मदर लो दोनों आ जाते हैं, तो मदर जो है उसका भी ध्यान रखे, एक मतलब बच्चे का ध्यान रखे, ऐसे मिलजुल के हम करें तो उसको हो जाता है। मतलब आपने बिल्कुल बोला कि हम इसके एक बोलते हैं पोस्टमार्टम ब्लूज बोलते हैं। पोस्टमार्टम ब्लूज तो ऑलमोस्ट 40 to 60% वीमेन को होते हैं स्टैटिस्टिकली। वो हल्का सा मतलब उदासी थोड़े से, उसको कोई ट्रीट भी करने की जरूरत है, बस थोड़ा सा वैसे लुक आफ्टर करें। जो डिप्रेशन आपने बोला है वो 10% वीमेन को होता है, और एक होता है साइकोसिस, वो 1% या 1% तक होता है, वो बहुत सीरियस कंडीशन है। मतलब साइकोसिस में तो पूरी वो साइकोटिक हो जाती है, जैसे ना वो रेयर है, उसमें तो ट्रीटमेंट हम साइकेट्रिस्ट को बुला के करते हैं, उसमें तो एब्नॉर्मली बिहेवियर भी करेगी, वो बच्चे को हार्म भी कर सकते हैं, और आप खुद सुसाइड तक भी कर सकती है। वो रेयर होता है ऐसे केस में, तो बिल्कुल वो तो मतलब जैसे उसकी तरह बिहेव करेगी। लेकिन डिप्रेशन काफी कॉमन है, 10% को है ज्यादा डिप्रेशन, तो उसमें भी हम साइकेट्रिस्ट की हेल्प से उनको एंटी डिप्रेसेंट की मेडिसिन आती है, फ्लोक्सिटेन की टैबलेट आती है, सर्टेरलिन आती है, वो 10 मिलीग्राम की, 10 या 20 मिलीग्राम की, वो देख सकते हैं, बिल्कुल मदर ठीक हो जाती है। उसको साइकोलॉजिकल थोड़ी काउंसलिंग करते हैं ना। थैंक यू सो मच सर, जो आपने हमें इंसाइट्स दिया है अबाउट द प्रेगनेंसी से पहले क्या करना चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान क्या करना चाहिए, और प्रेगनेंसी के बाद क्या क्या करना चाहिए। आशा करती हूँ कि ऑल द लेडीज हु आर लुकिंग और वाचिंग दिस पॉडकास्ट, उनको बहुत ही अच्छे मैसेजेस, बहुत ही अच्छे इंसाइट्स गए होंगे, और वो अपने आने वाली प्रेगनेंसी, या अगर वो किसी प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर में भी हैं, तो इन सब चीजों का ख्याल रख सके और एक हेल्थियर सिटीजन ऑफ द फ्यूचर को बर्थ दे सके। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग अस द टाइम, for giving and bursting all the myths and the reality of the pregnancy.